हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइग्रेंट लेबर के बारे में, प्रवासी मजदूर के बारे में। और इसमें साथ में हम पढ़ेंगे प्रवासी प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, प्रवासी प्रवृत्ति के कितने प्रकार हैं, प्रवास के कारक कौन कौन से हैं, प्रवास के प्रकार क्या हैं, प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और प्रवास को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हु इज़ माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर क्या कौन है। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो रोजगार की तलाश में हो, चाहे वो शहर के आकर्षण के कारण हो। दूसरी जगह पर जाकर एक स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर जाना प्रवास कहलाता है। यहाँ पर ये मजदूर दिखाई दे रहे हैं, ये अपना मूल स्थान को छोड़कर रोजगार की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जब पहुंचते हैं तो ये प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। तो प्रवासी मजदूर वो मजदूर होते हैं जो रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब के अंदर हम देखते हैं यूपी, बिहार से श्रमिक काम करने के लिए आते हैं। तो जब वो अपने हरियाणा के अंदर आएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, यूपी का व्यक्ति मान लीजिए कोई हरियाणा में आ गया, बिहार का व्यक्ति कोई हरियाणा में आ गया काम करने के लिए, तो उनको प्रवासी मजदूर कहा जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ माइग्रेंट हैबिट, प्रवासी प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। तो प्रवास और प्रवासी प्रवृत्ति का क्या अर्थ है उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रवास को हम पलायन भी कहते हैं, प्रवास भी कहते हैं, प्रवसन भी कहते हैं, उत्प्रवास भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम माइग्रेंट कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, कृषि उपजाऊपन की सीमितता, इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा रोजगार के लिए या किन किन कारणों से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन प्रवास कहलाता है। या प्रवास का अर्थ एक क्षेत्र की जनसंख्या का दूसरी क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है। वो प्रस्थान किस एक क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे क्षेत्र में क्यों जाएगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि होगी और जो कृषि है, खेती बाड़ी है, उसका उपजाऊपन सीमित है, वो बढ़ी हुई जनसंख्या की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं कर पाती। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। बेरोजगारी हो गया, भी ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी है तो रोजगार की तलाश में एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। सामाजिक उत्पीड़न, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होते हैं। निम्न के एक विशेष जाति को निम्न समझकर, अछूत समझकर उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो उस जाति के लोग शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा पड़ गया, उस अवस्थाओं में एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। शहर की जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं, रहन सहन की सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधाएं, उसके प्रति आकर्षित होकर गाँव के लोगों द्वारा शहरों की ओर पलायन किया जाता है। शहरों में आकर ये भूमिहीन श्रमिक, क्योंकि शहरों में जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, वो गांव में जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, वो शहरों में आकर भूमिहीन श्रमिक से औद्योगिक श्रमिक बन जाते हैं। मतलब वो उद्योगों में काम करना शुरू कर देते हैं तथा उद्योगों के आसपास झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। इन्हीं मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहा जाता है। तो क्लियर हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है प्रवासी मजदूर किन्हें कहा जाता है। भी रोजगार की तलाश में, शहरी सुविधाओं की तलाश, शहरी सुविधाओं से आकर्षित होकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करना और वहां जाकर जब उद्योगों में काम करना शुरू करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को प्रवासी मजदूर कहा जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें बाहरी व्यक्ति समझा जाता है क्योंकि ये वहाँ के निवासी नहीं है। हालांकि कृषि गतिविधियों में सुधार करके गाँव में सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर ग्रामीण लोगों के पलायन को रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, परंतु सरकार के द्वारा ये प्रयास नाकाफी साबित हुए और पलायन है वो लगातार जारी है। पलायन के प्रकारों, कारकों, प्रभावों, पलायन को रोकने के उपायों को जानने के लिए प्रवास का अर्थ और प्रवास की प्रवृत्ति को जानना जरूरी है। प्रवास प्रवृत्ति क्या है, प्रवासी प्रवृत्ति क्या है। मीनिंग ऑफ माइग्रेशन हैबिट, प्रवास का अर्थ एक क्षेत्र की जनसंख्या का दूसरे क्षेत्र की ओर प्रस्थान, अर्थात
व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। मान लीजिए गांव का व्यक्ति शहर में जाकर रहने लग गया तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रवास कहलाएगी। प्रवास को प्रवसन, पलायन, उत्प्रवास के नाम से भी जाना जाता है। प्रवास स्थायी या अस्थायी प्रकृति का भी हो सकता है। स्थायी का मतलब यदि गांव का व्यक्ति शहर में जाकर परमानेंटली रहना लग जाए और गांव में वापस आए ही ना, तो वो स्थायी प्रवास कहलाता है। और ये भी हो सकता है गांव का व्यक्ति किसी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए शहर में जाता है और फिर वापस अपने मूल स्थान पर आ जाता है, तो इसको अस्थायी प्रवास कहेंगे। परंतु समाजशास्त्र में प्रवास का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। इसमें प्रवास का अर्थ स्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन है, मतलब स्थायी रूप से एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, उस व्यक्ति को प्रवासित कहा जाता है। प्रवासी प्रवृत्ति को जान लेते हैं हम। प्रवासी प्रवृत्ति दो शब्दों प्रवासी और प्रवृत्ति से मिलकर बनी है, जिसमें प्रवासी का अर्थ होता है एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना और बार बार मूल स्थान पर आते जाते रहना। मतलब स्थान छोड़कर तो वो चले गए, परंतु आदत, प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। आदत का मतलब क्या होता है? बार बार वो काम करना। इसका मतलब मूल स्थान छोड़कर चले गए, परंतु वो मूल स्थान पर बार बार आते जाते रहते हैं। तथा प्रवृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव या आदत। इस प्रकार प्रवासी प्रवृत्ति का अर्थ मूल स्थान छोड़कर कहीं और बस जाना तथा मूल स्थान से निरंतर संबंध बनाए रखने की आदत प्रवासी प्रवृत्ति कहलाती है। अब इस प्रवास से संबंधित डेफिनेशन की स्लाइड हम यहाँ मिस कर गए, तो वो आपको सेल्फ असेसमेंट के बाद में मिलेगी। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। ये फुटलूज लेबरर पुस्तक लिखी थी जॉन बर्मन ने। ये आपके मीनिंग में भी इसका दे सकते हैं। जॉन बर्मन ने फुटलूज लेबरर पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि प्रवसन के कारण एक नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ। नए प्रवसन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से पलायन करने के कारण एक नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ, जिसे इन्होंने घुमक्कड़ मजदूर वर्ग का नाम दिया है। टाइप्स ऑफ माइग्रेंट हैबिट, प्रवासी प्रवृत्ति के प्रकार कौन कौन से? अब देखिए, प्रवासी प्रवृत्ति है, इसके 4 प्रकार हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। अब 4 प्रकार के कैसे? दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास वो प्रवास कहलाता है जहाँ पर व्यक्ति दिन दिन में रहता है, डेली अप डाउन करता है। वो जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने के लिए गांव से शहर जाता है, तो उसका कौन सा प्रवास कहलाएगा? दैनिक प्रवास कहलाएगा। इसी तरह से जैसे दूध का व्यवसाय करने वाले हैं, वो गांव से व्यक्ति दूध लेकर शहर में जाता है डेली और अपना काम पूरा होने के बाद वापस आ जाता है, तो वो कौन सा प्रवास है? दैनिक प्रवास है। इसी तरह से कोई व्यक्ति शहर में कोई अन्य काम करता है और रोजाना अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है, तो वो दैनिक प्रवास कहलाता है। तो दैनिक प्रवास ऐसा प्रवास है जिसमें व्यक्ति रोजाना अपने मूल स्थान से अप डाउन करता है। मौसमी प्रवास, मौसमी प्रवास वो प्रवास होता है जो एक विशेष मौसम के अनुसार किया जाता है। विशेष मौसम का मतलब ये हुआ, जैसे खेतों के अंदर जब फसल का कार्य होता है, सीजन होता है, फसल कटाई बुआई का काम होता है, तो सारे लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं। परंतु जो ही फसल के कटाई बुआई का काम हुआ, जो व्यक्ति खेतों में काम करने वाले व्यक्ति है वो शहरों में कोई काम करना शुरू कर देंगे, या तो वहाँ पर सब्जी का, दूध का ऐसा काम करना शुरू कर देंगे, तो वो मौसम के कारण करते हैं। और जब खेतों में वापस काम आएगा तो वो वापस खेतों में काम करना शुरू कर देंगे, शहर में जाना बंद कर देंगे। तो मौसमी प्रवास वो प्रवास कहलाता है जो मौसम से प्रभावित होकर किया जाता है। एक विशेष मौसम में अपनी सुविधा अनुसार रोजगार या काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको मौसमी प्रवास कहते हैं। जैसे गेहूं कटाई का सीजन है हरियाणा पंजाब में, तो आप देखोगे यूपी बिहार के बहुत ज़्यादा श्रमिक आ जाते हैं, और जब गेहूं कटाई का काम पूरा हो जाता है तो वापस चले जाते हैं। तो ये कौन सा प्रवास है? ये मौसमी प्रवास है। आकस्मिक प्रवास, आकस्मिक प्रवास वो प्रवास कहलाएगा जिसके लिए कोई योजना नहीं है, अचानक से जाना पड़ जाए। जैसे मान लीजिए किसी की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई एकदम से बीमार हो गया और उसको एकदम से शहर ले जाना पड़ गया, तो जो हम शहर जा रहे हैं या लेकर जा रहे हैं तो वो आकस्मिक प्रवास है। इसी तरह से कोई धार्मिक कारण से, कोई राजनीतिक कारण से या कोई अन्य काम से हमें एकदम से शहर में जाना पड़ गया, तो वो कौन सा प्रवास कहलाएगा? आकस्मिक। आकस्मिक प्रवास वो प्रवास होता है जो अचानक किसी कार्य के कारण किया जाता है। स्थायी प्रवास, स्थायी प्रवास इन तीनों से भिन्न है।
क्योंकि इन तीनों प्रवासों में व्यक्ति अपना मूल स्थान नहीं छोड़ता है, अपने मूल स्थान पर आता जाता रहता है। परंतु स्थायी प्रवास वो प्रवास होता है जिसमें व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर अन्य जगह पर जाकर बस जाता है और वहाँ पर परमानेंटली वहीं पर रहने लग जाता है, वहीं की नागरिकता उसके पास हो जाती है। वो एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा सकता है, गांव छोड़कर शहर में जा सकता है, एक देश छोड़कर दूसरे देश में जा सकता है। मतलब वो फिर अपने मूल स्थान से कोई संबंध नहीं रखता है, मूल स्थान पर वो आना जाना नहीं रखता है। तो प्रवासी प्रवृत्ति 4 प्रकार की होती है: दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास, आकस्मिक प्रवास और स्थायी। इसका मतलब डेली माइग्रेंट, सीजनल माइग्रेशन, और ये आकस्मिक, एक्सीडेंटल माइग्रेशन, और लास्ट होगा परमानेंट माइग्रेशन। इसके पश्चात प्रवासी मजदूर हम आपको बता चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवासी मजदूर किसे कहते हैं। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। फैक्टर्स इंक्रीजिंग माइग्रेशन, प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन कारकों ने प्रवास को प्रोत्साहित किया, या व्यक्ति क्यों प्रवास करता है, क्यों माइग्रेशन करता है, वो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, इसके लिए कारक कौन कौन से हैं तो हम पढ़ते हैं। तो इन कारकों को हमने 2 भागों में बांटा है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक है वो 2 है, या तो व्यक्ति किसी मजबूरी के कारण पलायन करेगा, प्रवास करेगा, या किसी आकर्षण के कारण करेगा। या तो हम कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ से हमें कोई न कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, उस अट्रैक्शन से प्रभावित, जैसे कई लोग कनाडा जाते हैं, तो कनाडा क्यों जाते हैं, वहाँ से अट्रैक्ट, मजबूरी में नहीं जाते, वहाँ अट्रैक्ट होकर जाते हैं, वहाँ पर एजुकेशन ग्रहण करेंगे, हम वहाँ पर पैसे लेंगे, या विदेशों में जाते हैं तो पैसे कमाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन वाला है उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। और पुश का मतलब धक्का लगाना, बाहर निकालना, मजबूरी में, दबाव में बाहर जाना। तो प्रवास के जो फैक्टर है, इंक्रीजिंग फैक्टर है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश का मतलब होता है मजबूरी में, दबाव में बाहर जाना, और पुल फैक्टर का मतलब पुल, खींचना, भी कोई चीज़ हमें खींचेगी, आकर्षित करेगी। तो अब देखिए, अब इसके पश्चात हम करते हैं, जैसे देखो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर का मतलब, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, एक बच्चा तो वो होता है जिसकी रुचि है, आकर्षण है, भी मैं कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए कॉलेज या स्कूल में जा रहा हूँ, तो वो पुल फैक्टर है। एक को घर वाले डांट फटकार कर भेजते हैं, वो पुश फैक्टर है। पुश मजबूरी में, पुल इच्छा से आकर्षित होकर। क्लियर। अब पुल फैक्टर में हम देखते हैं, यहाँ पर प्रवास के कारकों में पुल फैक्टर, पहले पुश फैक्टर देखते हैं। पुश फैक्टर या फिर मजबूरी में किया गया प्रवास, इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि, जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ के सभी निवासियों की जो वहाँ की भूमि है वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, तो मजबूरी में व्यक्ति को रोजगार के लिए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। बेरोजगारी, एक जगह पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर इतने रोजगार नहीं है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो मजबूरी में व्यक्ति रोजगार की तलाश में काम करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है। ऋणाग्रस्तता, देखिए कर्जा ले लिया किसी ने, और वो जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है और उसने कर्जा ले लिया, उसके पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, और ये जो कर्जा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित तो होता रहता है, और कर्जा है वो चुकाना भी पड़ता है, क्योंकि भारतीय जो परंपरा है या नियम है वो क्या कहते हैं भी, इस जन्म में कर्जा नहीं चुकाया तो अगले जन्म में भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो इस डर के कारण व्यक्ति कर्जा चुकाना अपना कर्तव्य भी समझता है, और फिर वो गांव के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, कर्जा उस पर ज़्यादा हो गया, तो फिर वो मजबूरी में शहर के अंदर चला जाता है पैसे कमाने के लिए। तो ऋणाग्रस्तता है, ये भी पुश फैक्टर है माइग्रेशन का। सामाजिक भेदभाव, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि भारत के अंदर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जातीय आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होते हैं। उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, उच्च जातियाँ वो निम्न जातियों को प्रताड़ित करती है, हालांकि अब कम हुए हैं। अब जब निम्न जातियाँ प्रताड़ित होती है, जातीय भेदभाव होते हैं, और वो जब असहनीय हो जाते हैं तो वो वहाँ से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि शहर में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत कम है, लगभग न के बराबर है। तो सामाजिक भेदभाव या सामाजिक निर्योग्यताएं हैं, वो भी पलायन में सहयोगी है। महामारी के कारण भी शहर की ओर पलायन होता है, और शहर से गांव की ओर पलायन भी होता है।
जैसे अब कोविड-19 की महामारी आई, शहरों के अंदर इसने विकराल रूप धारण किया, तो जो जो लोग काम के लिए शहरों में गए हुए थे वो वापिस अपने गांव की तरफ लौटने लगे, वो वापिस अपने घरों की ओर लौटने लगे। क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी है, जो पहली लहर थी पिछले साल 2020 में, उसके अंदर हमने देखा था कि कितने लोग हैं वो पैदल ही अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो वो जो पलायन था वो किस कारण से पलायन हो रहा था, वो मजबूरी में था, आए तो काम करने के लिए थे, लेकिन जब महामारी आ गई तो उन्हें वापस वो जगह छोड़कर वहाँ जाना पड़ा। प्राकृतिक विपदा भी मजबूर कर देती है पलायन के लिए, प्रवास के लिए। जैसे मान लीजिए बरसात ना आए, सूखा पड़ जाए, खाने के लिए कुछ न बचे, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए, फसलें नष्ट हो जाए, तो व्यक्ति फिर आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए, अपना काम चलाने के लिए एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाता है। जैसे बाढ़ आती है कई जगह, तो बाढ़ आ जाती है तो लोग मजबूर होकर अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा भी है। जैसे अभी ताउते तूफान आया, यस तूफान आने वाला है, उसकी चेतावनी जारी कर दी गई, तो वहाँ के लोग हैं वो स्थान छोड़कर जहाँ पर भूकंप आने की संभावना है दूसरी जगह पर चले गए हैं। तो ये कैसा पलायन है, ये प्राकृतिक विपदा के कारण पलायन है, वो आकर्षण के कारण नहीं, मजबूरी के कारण पलायन किया गया है। कुटीर उद्योगों का पतन, ग्रामीण क्षेत्र में जो लघु और कुटीर उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, जैसे दरियां बनाने का, खेस बनाने का, मिट्टी के घड़े बर्तन बनाने का, इस तरह का जो कुटीर उद्योग थे, उन उद्योगों का पतन हुआ। क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ये सारी काम मशीनों से बहुत तेज़ी से और कम खर्चे पर होने लगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लघु उद्योग थे वो औद्योगिक मशीनों से जो तैयार उत्पाद है उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए, और उन उद्योगों का धीरे धीरे पतन हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं बचे, और काम की तलाश में वो लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे। संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति और समाज की परंपरा रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार रहे हैं। और जब इन संयुक्त परिवारों का विघटन होता है, टूटते हैं, और विशेषकर नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण, तो ऐसे परिवार फिर जो पलायन करते हैं वो शहरों की ओर करते हैं। बेदखल करना, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को किसी सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने के कारण, जातीय मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने के कारण, धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने के कारण यदि उसको बेदखल कर दिया जाए, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, तो भी व्यक्ति है वो पलायन कर जाता है। जैसे मान लीजिए गांव के अंदर किसी लड़के लड़की ने कोर्ट मैरिज या प्रेम विवाह कर लिया, तो परिवार वालों के द्वारा उनको बेदखल कर दिया गया, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, शहरों की ओर या दूसरी जगह पर वो पलायन करेंगे। अपराध होने पर भी व्यक्ति पलायन करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो दूसरों के वो डर से भी वो मारेंगे, वो पूरे परिवार सहित पलायन कर जाता है दूसरी जगह पर। तो इस अपराध हो जाने पर भी व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वो खुशी से नहीं जाता, मजबूरी से जाता है। ये पुश फैक्टर है। पारिवारिक झगड़ा है, वो भी पलायन का एक कारण है, क्योंकि बार बार परिवार के अंदर कलह रहना, झगड़ा रहना, तो उसके कारण व्यक्ति है वो उस परिवार को छोड़कर दूसरी जगह पर या शहर की ओर चले जाते हैं। तो ये कौन से फैक्टर थे, ये पुश फैक्टर थे, मजबूरी या दबाव के कारण पलायन करने के कारक थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुल फैक्टर, पुल का मतलब आकर्षण के कारण, भौतिक सुख सुविधाओं के कारण, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम खुश हैं, तो वो उनको कहेंगे हमें पुल फैक्टर या आकर्षण के कारण, धन कमाने के लिए। जब धन है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के भौतिकवादी सुखवादी युग के अंदर धन का बहुत ज़्यादा महत्व है, और जो सामाजिक सत्रीकरण का आधार है वो ही धन संपदा ही है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा धन है उसका मान सम्मान अधिक होगा, निर्धन है उसका कम होगा। तो धन कमाने के लिए व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी भी अधिक है, रोजगार के अवसर भी अधिक उपलब्ध है, और एक देश छोड़कर भी दूसरे देश में व्यक्ति धन कमाने के लिए जाते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं, शहर के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं अधिक है। भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए, उनके प्रति अट्रैक्ट होकर भी व्यक्ति वहाँ पर जाता है। जैसे शिक्षा की उन्नत सुविधाएं हैं, रोजगार की अच्छी सुविधाएं हैं, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी सुरक्षा है, तो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर व्यक्ति है वो शहरों की तरफ पलायन करता है। अधिक मजदूरी, शहरों के अंदर मजदूरी है वो अधिक है,
और दूसरा वहाँ पर नगद पैसे मिलते हैं। तो अधिक मजदूरी होने के कारण भी गांव में मजदूरी कम है, कंटिन्यू नहीं मिलेगी, रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हैं, श्रमिकों के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, मतलब काम कम है, श्रमिक ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मजदूरी है वो कम होगी, तो शहरों के अंदर मजदूरी अधिक है, अधिक मजदूरी के प्रति आकर्षित होकर भी लोग पलायन करते हैं। नगरों का आकर्षण, नगरों की तड़क भड़क, वहाँ का आकर्षण, डांस बार, बियर बार, रंगारंग पार्टियाँ, अच्छी सड़कें, अच्छी सुविधाएं, इन सब के प्रति आकर्षित होकर भी सामाजिक कोई नियंत्रण नहीं, कोई एक दूसरे का नियंत्रण नहीं, न कोई जानते हैं न कोई पहचानते हैं, मतलब अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक इंजॉय करेंगे। तो इन इंजॉयमेंट के लिए या इस आकर्षण के प्रति प्रभावित होकर नगरों की ओर पलायन किया जाता है। तो ये कारक थे जो पलायन को या प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रवास के प्रकारों में हम करते हैं, पहला प्रवास का प्रकार है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में परमानेंट, और दूसरा है इम्परमानेंट। परमानेंट कौन सा है, स्थायी प्रवास वह प्रवास होता है जिसमें प्रवास करने वाला व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर बस जाता है और मूल स्थान से कोई संबंध नहीं रखता, वापिस वो वहाँ पर लौट कर नहीं आता है। और इसके कारण रहते हैं जैसे जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, अपराध जो हमने पीछे किए थे कारण, उनमें जो मजबूरी वाले कारण हैं उन कारणों से उनमें से कुछ एक कारण हैं जो स्थायी प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। तो स्थायी प्रवास ऐसा प्रवास है जिसमें व्यक्ति अपने मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर स्थायी रूप से जाकर बस जाता है और मूल स्थान पर कोई संपर्क स्थापित नहीं करता। अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास वो प्रवास होता है जो व्यक्ति मूल स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाता तो है परंतु वो मूल स्थान पर वापस लौट कर आता है, मूल स्थान पर वो आता जाता रहता है, मूल स्थान से संबंध रखता है। इसका मतलब जो अस्थायी प्रवास है वो स्थायी प्रवास का एकदम विपरीत हो गया। जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, बेरोजगारी, कार्य, मौसमी महामारी, इनके सब के कारण व्यक्ति है वो अस्थायी प्रवास करता है। जैसे कोरोना महामारी के कारण श्रमिक वापस चले गए थे और जब पहली लहर खत्म हुई तो वो वापस लौट कर आ गए थे यहाँ पर काम के लिए। इसका मतलब आना जाना मूल स्थान से और काम के स्थान पर उनका आना जाना लगा रहता है। एक स्थान पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई तो वो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। इसका मतलब वो अस्थायी है, वो जो ही वो सिचुएशन नॉर्मल होगी, स्थिति सामान्य होगी, वापस लौट कर आ जाएंगे। जैसे ताउते तूफान आया तो जहाँ से तूफान आने का ज़्यादा खतरा था उस एरिए से लोगों को हटा दिया गया, दूसरी सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया या खुद लोग सुरक्षित जगह पर पहुँच गए और जो ही ताउते तूफान शांत हुआ वो वापस लौट कर अपनी जगह पर आ गए। तो ये कैसा है, ये अस्थायी प्रवास है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में और वापस आ जाते हैं, तो ये कैसा प्रवास है, अस्थायी प्रवास ही तो है ये। बेरोजगारी, रोजगार के लिए, जैसे दूध का एग्जाम्पल लिया था, भी दूध या दूध देने के लिए जाता है तो वो कौन सा है, वो कार्य या बेरोजगारी के कारण है तो वो अस्थायी प्रवास ही है। इसके पश्चात कर्मिक प्रवास, कर्मिक प्रवास है वो कर्मानुसार होगा। जैसे गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से कस्बे में, कस्बे से नगर में और नगर से महानगर में, स्टेप बाय स्टेप कर्मानुसार जो प्रवास किया जाता है उसको कर्मिक प्रवास कहा जाता है। तो प्रवास के 3 प्रकार, स्थायी, अस्थायी और कर्मिक, और किन किन कारणों से वो हमने किया। अब प्रवास का अन्य वर्गीकरण भी हम देख लेते हैं। भी प्रवास का एक और वर्गीकरण है, ये प्रवास के प्रकार में ये सारे आपको लिखने हैं। इसमें प्रवास सीमा के आधार पर प्रवास का वर्गीकरण किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, आंतरिक और बाह्य या अंतर्राष्ट्रीय। जब एक देश की सीमाओं के अंदर प्रवास किया जाता है तो उसको आंतरिक प्रवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए इन भारत है, भारत के अंदर एक व्यक्ति जैसे एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला जाए, एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में चला जाए, एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाए, तो वो कौन सा प्रवास कहलाएगा, वो आंतरिक प्रवास कहलाएगा। तो और बाह्य प्रवास कौन कहलाएगा, जब एक देश की राजनीतिक सीमाओं को क्रॉस करके, पार करके दूसरे देश में व्यक्ति चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, बाहरी, मतलब अपना देश छोड़कर बाहर चले जाना, वो कहलाता है बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो आंतरिक प्रवास को फिर आगे हमने 2 भागों में बांटा है, अंतर्राज्य, अंतर्राज्य, अंतर्राज्य का मतलब 2 राज्यों के बीच में किया जाने वाला प्रवास। जैसे मान लीजिए हरियाणा का व्यक्ति महाराष्ट्र चला गया
तो एक राज्य की सीमा क्रॉस करके दूसरे राज्य में वो चला गया तो वो अंतर्राज्य प्रवास कहलाएगा। एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाना अंतर्राज्य प्रवास कहलाता है। अंतराराज्य, अंतराराज्य का मतलब राज्य के अंदर ही, एक राज्य के अंदर ही एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, एक जिले से दूसरे जिले में चले गए, तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राज्य प्रवास कहलाएगा। अब देखिए, आंतरिक प्रवास है एक देश के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें देश में ही हैं। और जब आंतरिक प्रवास में एक राज्य बदल रहा है व्यक्ति, एक राज्य जैसे बिहार के हरियाणा में आ रहे हैं, तो वो कौन सा है? अंतर्राज्य प्रवास है। और बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर ही रह रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, बिहार के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है, तो वो अंतर्राज्य कहलाएगा। जैसे हम हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा में मान लीजिए एक सिरसा का व्यक्ति कैथल चला जाता है, तो वो कैसा कहलाएगा? राज्य तो एक ही है, तो उसको राज्य के अंदर ही है, तो अंतर्राज्य कहलाएगा। किसका कहलाएगा? अंतर्राज्य। और मान लीजिए कि हरियाणा का व्यक्ति राजस्थान चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राज्य कहलाएगा। क्लियर? इसके पश्चात दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय या बाहरी, इसको भी दो भागों में बांटा है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा होता है? जैसे आपको बताया भी, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, एक देश की राजनीतिक सीमा को पार करके दूसरे देश में चले जाना अंतर्राष्ट्रीय या बाहरी प्रवास कहलाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्महाद्वीपीय एक महाद्वीप से, एक ही महाद्वीप के अंतर्महाद्वीपीय का मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, जैसे अंतर्राज्य था। जैसे मान लीजिए भारत का व्यक्ति नेपाल चला गया, तो एक ही महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। भारत का श्रीलंका चला गया, एक ही महाद्वीप में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्महाद्वीपीय। भी एक ही महाद्वीप के देश के लोगों का, या एक ही महाद्वीप के एक देश का उसी महाद्वीप के दूसरे देश में जाकर बस जाना या रहना या चले जाना अंतर्महाद्वीपीय कहलाता है। और अंतरामहाद्वीपीय, एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में चले जाना, जैसे भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड चला गया, भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका चला गया, तो वो अंतरामहाद्वीपीय कहलाएगा। मतलब महाद्वीप चेंज कर रहा है तो अंतरामहाद्वीपीय, एक ही महाद्वीप में तो अंतर्महाद्वीपीय। ओके, तो ये उल्टा बता दिया यहाँ पर आपको, एक ही महाद्वीप में है तो अंतरामहाद्वीप, और महाद्वीप यदि चेंज करके जा रहा है तो अंतर्महाद्वीपीय। ये महाद्वीप चेंज होगा, इसमें महाद्वीप चेंज नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन रूरल सिस्टम, प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो देखिए, ग्रामीण व्यवस्था पर या प्रवास के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके प्रभावों को हमने तीन भागों में बांटा है। प्रवास का जिस स्थान को छोड़कर जाता है उस स्थान पर प्रभाव। मान लीजिए गांव को छोड़कर चला गया कोई व्यक्ति, तो उस गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर अच्छे प्रभाव भी पड़ेंगे, बुरे प्रभाव भी पड़ेंगे। बुरे प्रभाव क्या? परिवार का विघटन हो जाएगा, अपनों से अलग हो जाएगा। अच्छे प्रभाव क्या पड़ेंगे? कि उस गांव में जनसंख्या का दबाव कम होगा, लोगों की आजीविका बढ़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति अन्य जगह पर चला गया है। जिस स्थान पर जाकर बसता है उस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति शहर में जाकर बसा है तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, वहाँ पर जो प्रदूषण बढ़ेगा, सामाजिक समस्याएं बढ़ेगी, उस व्यक्ति का विघटन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और अच्छे लाभ क्या में होंगे यहाँ पे? वहाँ पर लोगों की आमदनी बढ़ेगी, अधिक उत्पादन होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसी तरह से स्वयं प्रवासित व्यक्ति पर पड़ने वाला, जो माइग्रेट है, जो प्रवासी है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक तो अच्छा प्रभाव तो ये पड़ेगा कि उसकी आय बढ़ेगी, बुरा प्रभाव ये पड़ेगा अपनों से दूर हो गया। तो इस तरह से अच्छे जो प्रवास है, इसके अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन तीन कंडीशंस में। दोबारा देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सिरसा छोड़कर और वो जींद चला गया। अब सिरसा में क्या फर्क पड़ेगा? अभी सिरसा की जनसंख्या कम हो जाएगी। और आगे क्या फर्क पड़ेगा? जिस स्थान पर जाकर बसता है उस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जनसंख्या बढ़ जाएगी। और उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि वो यहाँ तो अपनों से अलग हो गया और यहाँ उसको कोई जानता नहीं है, यहाँ वाले व्यक्तियों से संपर्क नहीं रहा क्योंकि वो इनको छोड़कर चला गया, और यहाँ वाले व्यक्ति उसको अजनबी समझकर उससे संपर्क स्थापित कर नहीं रहे हैं। तो इन तीनों पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ते हैं? अच्छे बुरे प्रभाव, उनको हम जानते हैं। पर ग्रामीण प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, लाभप्रद प्रभाव, अच्छे प्रभाव, या प्रवास के मेरिट और डीमेरिट। अब देखिए, पहला है बेरोजगारी में कमी।
क्योंकि गांव के अंदर क्या होता है कि खेतीबाड़ी है और खेतीबाड़ी से सीमित उत्पादन हो सकता है, और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बेरोजगारी होगी। परंतु वो व्यक्ति यदि शहर के अंदर चले गए तो जो बेरोजगारी है उसमें कमी आएगी, क्योंकि गांव की जनसंख्या कम होगी और उसे शहर में रोजगार मिल गया। कृषि पर दबाव कम, इससे खेतीबाड़ी पर दबाव कम होगा, क्योंकि गांव के अंदर जनसंख्या कम हो जाएगी तो कम जनसंख्या का वहाँ की जो खेतीबाड़ी है उससे आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि सभी को रोजगार मिल जाएगा। पलायन किया तो गांव में कृषि पर दबाव कम हुआ। कृषि पर दबाव कम हुआ तो गांव में जितने व्यक्ति बचे हैं या जो कम व्यक्ति रहे तो वो खेती से काम करेंगे तो उत्पादन होगा, उससे उनकी आय बढ़ेगी। दूसरा, जो व्यक्ति शहर के अंदर चला गया वो वहाँ पर पैसे कमाएगा। अब मान लीजिए एक माता पिता है, उसके 2 बेटे हैं, 2 एकड़ ज़मीन है, दोनों ही वहाँ पर काम करें। 1 एकड़ 2 एकड़ में मान लीजिए साल की 1 लाख आमदनी हुई, तो वो दोनों व्यक्ति बच्चों के 50-50 हज़ार आए। और अब मान लीजिए एक गांव एक शहर चला गया तो वो 1 लाख एक के हिस्से में आ गए, और वो शहर जाकर हो सकता है 2 लाख वहाँ पर वो कमाएगा। तो इससे क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की और विलासिता की चीज़ें ला सकता है, जिससे उसके जीवन स्तर में सुधार आएगा। वो अच्छा खान पान करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा उसका रहन सहन होगा, क्योंकि उसके पास आमदनी, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, आमदनी अधिक होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, बेरोजगारी कम होगी और सभी व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ होगा, सभी काम कर रहे होंगे और अपनी आवश्यकता और कुशलता के अनुसार कर रहे होंगे, तो देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। सामाजिक भेदभाव में कमी, इससे सामाजिक भेदभाव में कमी आएगी, क्योंकि पलायन करके व्यक्ति शहर में चला गया और शहर में जातीय भेदभाव नहीं होते, वहाँ कोई किसी की जाति नहीं जानता, वहाँ पर सभी एक उद्योग या फैक्ट्री में सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक भेदभाव या जातीय भेदभाव नहीं होते। महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि महिलाएं हैं वो शहर में जाकर अपनी कुशलता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कोई न कोई कार्य करती है, इसलिए वो आत्मनिर्भर है। आर्थिक मामले में वो स्वावलंबी है, स्वतंत्र है, और वहाँ पर महिलाओं की जो शिक्षा दर है वो भी अच्छी है, तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। शहरीकरण के लाभ, शहरीकरण के सभी लाभ उसको मिलेंगे, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं, अच्छे रहन सहन की सुविधाएं, अच्छी बिजली पानी की सुविधाएं, ये सब सुविधाएं उन्हें वहाँ पर मिलेगी। सांस्कृतिक सामंजस्य है, और एक इसका अच्छा लाभ ये होगा कि वहाँ पर सांस्कृतिक सामंजस्य होगा। सांस्कृतिक सामंजस्य का मतलब वहाँ पर अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृति के लोग रह रहे होंगे, और वो सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, तो सभी एक दूसरे के संस्कृति के तत्वों को स्वीकार करेंगे या आपसी मेलजोल के साथ वो वहाँ पर रहेंगे। अंधविश्वास व भाग्यवादिता में कमी, गाँव के अंदर अंधविश्वास और किस्मत पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा दर निम्न है। जबकि शहर के अंदर जब व्यक्ति चला जाता है तो उसे भाग्य के भरोसे नहीं बैठना पड़ता, वहाँ पर व्यक्ति के पास काम है और वो काम करेगा, अच्छी शिक्षा लेगा, लोगों के संपर्क में रहेगा, तो उसके अंधविश्वास में कमी आएगी, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और वो भाग्य की बजाय अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, कर्म पर विश्वास करेगा। श्रम विभाजन को बढ़ावा, पलायन है ये श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यक्ति मान लीजिए गाँव से शहर चला गया, जब व्यक्ति शहर चला जाता है तो व्यक्ति वहाँ पर क्या करेगा? अपनी कुशलता के अनुसार काम करेगा, क्योंकि शहर के अंदर श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण है, तो जिस काम में वो विशेष मतलब उसमें एक्सपर्ट है, निपुण है, कुशल है, वही काम उसको वहाँ पर करना पड़ेगा, जिससे उसकी आय में भी वृद्धि होगी, काम भी अच्छा करेगा, उसकी रुचि का मिला हुआ है, और दूसरा उसके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। सामाजिक एकता व राजनीतिक जन जागृति, जो पलायन है ये सामाजिक एकता का कारक भी है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्र के लोग आपसे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को स्वीकार करते हैं, तो इससे समाज में एकता पैदा होती है, और फिर वो व्यक्ति अपनी अपनी संस्कृति, जाति, धर्म के अनुसार एक संगठन बना लेते हैं, जो कि उसकी राजनीतिक चेतना का आधार भी है। ये इसके अच्छे गुण थे, ये इसके गुण थे, लाभ थे। अब पलायन की हानियां हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? सामाजिक व सांस्कृतिक अलगाव, अब व्यक्ति गांव छोड़कर शहर चला जाता है तो वो गांव, पीछे जो गांव है उसकी संस्कृति है, उसका परिवार है, उन सब से वो टूट जाता है, उनसे वो अलग हो जाता है, क्योंकि उनसे उसका संपर्क नहीं रहता है। तनाव, जब अपनों से दूर हो गया और काम जिस उम्मीद के लिए वो गया था वो काम उसे नहीं मिल रहा है, तो वो टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, और उसका कोई साथी नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, तो उसके व्यक्तित्व का विघटन भी हो सकता है, व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है। व्यक्तित्व विकास में बाधा,
उसके व्यक्तित्व विकास में भी बाधा आएगी। क्यों? क्योंकि जिस उम्मीद से के लिए वो गया वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, वहाँ पर अपने साथ देने वाले नहीं है, हिम्मत बंधाने वाले कोई नहीं है, और न वो किसी को जानता है, सारा दिन वो अकेला रहेगा, एकांकी रहेगा, तो इसके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मानसिक असंतोष, मानसिक रूप से वो असंतुष्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि गांव से जब वो शहर आया तो बहुत उम्मीदें लेकर आया, और जब वो उम्मीदें वहाँ पर उसकी पूरी नहीं हुई तो वो मानसिक रूप से परेशान रहने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गांव छोड़कर पैसे कमाने के लिए गया, वहाँ उसे कोई काम नहीं मिला, और जब उसे काम नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से वो परेशान रहेगा, उसके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और व्यक्ति उस हालात में कुछ भी कर सकता है। गंदी बस्तियों का विकास, अब व्यक्ति काम के लिए शहर चले गए क्योंकि वहाँ पर रोजगार के साधन बहुत उपलब्ध है, परंतु वहाँ पर रहने के लिए तो जगह नहीं है, किराए के लिए मकान नहीं मिल रहे, तो व्यक्ति फिर उद्योगों के पास ही उनके नज़दीक ही झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, और झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाकर रहना शुरू करेंगे तो वहाँ पर न तो पानी निकासी की व्यवस्था है सही, न वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, न रहने की कोई सुविधा है वहाँ पर। तो इस तरह से गंदी बस्तियों का विकास होता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और ऐसी गंदी बस्तियाँ वो महिलाओं और बच्चों के शोषण का कारण भी बनती है। जनसंख्या वृद्धि, अब यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि उस स्थान पर शहर के अंदर काम बहुत ज़्यादा है, तो काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आकर रहने लग जाएंगे, तो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपराध में वृद्धि, जनसंख्या ज़्यादा होगी, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो वहाँ पर अपराध में वृद्धि होगी, जैसे चोरी, डकैती, मारना पीटना, रेप, इस तरह के जो अपराध है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। प्रदूषण, जनसंख्या अधिक होने के कारण, अधिक उद्योग फैक्ट्रियाँ होने के कारण, वाहन अधिक होने के कारण वहाँ पर पर्यावरण है वो प्रदूषित रहेगा। जैसे दिल्ली मुंबई का हम देखते हैं कि कुछ एक सीजन में ऐसा भी होता है वहाँ पर कि सांस लेने योग्य हवा नहीं रहती। बड़े बड़े जाम, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, पलायन के कारण शहर में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, साधन ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पर कई घंटों घंटों के जाम लगे रहते हैं। दुर्घटनाओं में वृद्धि, अधिक जनसंख्या होने के कारण, अधिक साधन होने के कारण वहाँ पर दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होती है। आए दिन हम अखबार में न्यूज़ में सुनते रहते हैं भी मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट से मृत्यु, 2 लोगों की मृत्यु या 3 लोगों की मृत्यु, कार सवार हादसे का शिकार। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, तो वहाँ दुर्घटनाएं होती। महिला और बच्चों का शोषण, जो पलायन है इससे महिला और बच्चों का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शहर में एक परिवार चला गया तो शहर में रोजगार, काम के बगैर वहाँ पर काम नहीं चलेगा रोजगार के बिना, क्योंकि वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, हर एक चीज़ उसे मोल खरीदनी पड़ेगी, तो महिलाएं वो भी मजबूर होकर कोई न कोई काम करेगी। अब काम करने के लिए जब बाहर जाएगी तो उनका वर्क प्लेस के ऊपर यौन शोषण भी होता है, इसके अलावा बाहर अन्य उत्पीड़न भी होता है, उन पर गाली गलौज भी की जाती है, उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है, अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है। बच्चे हैं वो पलायन करके मान ली गाँव से शहर चले गए तो उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। दूसरा, पढ़ाई से विचलित होने के कारण छोटी उम्र में ही उन्हें काम पर लगा दिया जाता है, तो उनके शरीर का विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पाता, न ही वो बचपन का आनंद ले पाते हैं, तो महिला और बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक नियंत्रण में कमी, पलायन है ये सामाजिक नियंत्रण में कमी लाता है, क्योंकि गांव के अंदर यदि है उनको सभी लोग जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं, परिवार जानते हैं, पड़ोसी जानते हैं, दोस्त जानते हैं, तो उन सब का उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है। परंतु शहर के अंदर चला गया तो पूरी तरह से आज़ाद हो गया, उसे कोई जानता तो है ही नहीं, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो कोई किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि कर सकता है, क्योंकि उसे ये तो डर है नहीं भी दूसरे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कोई पकड़ा भी गया तो उसे वहाँ जान तक तो है नहीं कोई। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण में अब कमी है, और सामाजिक नियंत्रण में कमी होने के कारण अपराधों में भी वहाँ पर वृद्धि होती है। ये इसके लाभ और हानियाँ थी। अब हम पढ़ते हैं एफर्ट्स ऑफ इरेडिकेटिंग माइग्रेशन, प्रवास को रोकने के लिए उपाय। पर इसके प्रवास से संबंधित हमारे 2 वीडियो हैं, एक और बनेगा, एक ये है, इसके में उसमें ये लेसन कंप्लीट होगा, प्रवास पलायन रोकने या पलायन को रोकने के लिए उपाय। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। मान लीजिए भारत का एक व्यक्ति चीन जाकर रहने लग गया, तो वो कौन सा पलायन होगा? ओके, अब देखिए आप इसके अंदर श्रम पलायन को रोकने, कृषि में सुधार भी गवर्नमेंट को चाहिए भी कृषि में सुधार करे। कृषि में सुधार करने का मतलब कृषि को उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं, ताकि लोग है वो वहाँ से पलायन ना करें,
क्योंकि कृषि है उसमें उन्नत बीज दें, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करें, अच्छी खाद स्प्रे उपलब्ध करवाएं, अच्छे कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएं। तो इससे क्या होगा, कृषि में सुधार होगा तो लोग श्रम पलायन नहीं करेंगे। गाँव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। कुछ एक लोग शहरी सुविधाओं के आकर्षण के कारण वहाँ पर जाते हैं, तो गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध करवा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की, अच्छी चिकित्सा की, अच्छे रहन सहन की। तो ये सारे अच्छे इंटरनेट सुविधाएं, मतलब इस तरह की सारे शहर वाली सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध करवा देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि गांव के लोग फिर वो पलायन ना करें। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। अब रोजगार के लिए ज़्यादा पलायन करते हैं, तो गांव के अंदर भी लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वरोजगार के लिए ऋण वगैरह देना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए ग्रामीणों को। तो इस तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा के श्रम पलायन को रोका जा सकता है। गांव में कृषि के अलावा अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, जैसे वहाँ पर उद्योग लगा दिए, फैक्ट्रियाँ लगा दी, लघु उद्योग लगा दिए। तो इस तरह से रोजगार के साधन उपलब्ध करवा के भी पलायन को रोका जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिससे राशन या अन्य आवश्यक वस्तुएं का वितरण किया जाता है, बांटी जाती है, वो सुदृढ़ होनी चाहिए। कम रेटों पर आवश्यकता अनुसार समय पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, किसी तरह से सामाजिक आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगह छोड़कर, अपना मूल निवास छोड़कर कोई भी नहीं जाना चाहता, सब मजबूरी में जाते हैं। और जब देखें वापिस अपना काम वहाँ पूरा हो जाते हैं तो सभी वापस गांव की तरफ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गांव में सामुदायिक भावना, प्रेम, प्राकृतिक वातावरण, ये सभी को अट्रैक्ट करता है। पारिवारिक संस्कार, परिवार में बच्चे को शुरू से ही संस्कार देने चाहिए कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर न जाए, माँ बाप के साथ रहें, परिवार को संगठित रखें, परिवार को विघटन करने वाला काम न करें, परिवार के साथ रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके भी इसमें सुधार किया जा सकता है, पलायन को रोका जा सकता है। सरकारी प्रयास करने चाहिए, सरकार को ग्रामीणों को आर्थिक मदद देकर, रोजगार की, जैसे हमने बताया, अधिक सुविधाएं देकर इस श्रम पलायन को रोका जा सकता है। ये इसको रोकने के उपाय थे। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रवास क्या है, प्रवासी मजदूर कौन है, प्रवासी प्रवृत्ति क्या है, प्रवासी प्रवृत्ति के प्रकार बताएं। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रवासी मजदूर कौन है, प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले तत्व बताइए, ये क्वेश्चन 16 नंबर का। प्रवास क्या है, प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव बताओ, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पलायन क्या है, पलायन को रोकने के उपाय बताएं, पलायन को रोकने के सरकारी उपाय बताएं, इस तरह का आ सकता है। प्रवासी प्रवृत्ति क्या है, इसके प्रकार बताओ, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रवास पर एक निबंध लिखो, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमारी एक स्लाइड मिस थी डेफिनेशन की, वो हम यहाँ कर लेते हैं। प्रवास किसकी परिभाषा है, बर्गेल क्या कहते हैं, प्रवास मानव जनसंख्या को स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। मतलब मानव जनसंख्या, मनुष्य का स्थानांतरण, स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसका नाम प्रवास है। और इसके पश्चात आगे देखिए, डेविड हीर क्या कहते हैं, अपने स्वाभाविक निवास से, मतलब स्वाभाविक मूल जहाँ पर उसका पूरा परिवार रहता है, उससे अलग होना प्रवास कहलाता है। सिंपल सी बात है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने क्या कहा, प्रवास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन और बहिर्गमन होता है। मतलब ये सामाजिक परिवर्तन है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जिसके द्वारा जनसंख्या अंतर्गमन या तो आंतरिक रूप से इधर उधर होंगे, या फिर बहिर्गमन बाहरी रूप से अंतर्राष्ट्रीय पलायन होगा। तो ये डेफिनेशंस थी। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।